अभी तक हम लोग 1950 तक पढ़ चुके हैं और जो देश में राजनीतिक स्थितियाँ हैं उनको देख चुके हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे कि 1951 से लेकर के 1955 तक हुई सभी घटनाओं को पढ़ेंगे ठीक से, और कोशिश यही रहेगी जो लेक्चर है ना वो 45-50 मिनट के अराउंड रहे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लेंदी बनाना ठीक नहीं है और बहुत छोटा भी बनाना शायद उचित नहीं है। तो हम एक पेस में चलेंगे, उस पेस को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले 1951 में देखें तो पहला संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। संविधान संशोधन करने का कारण क्या है? मीन्स संविधान तो हाल में बना ही था, है ना, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि हमें बदलाव करना पड़ा? हुआ ये था कि हमारे देश में बहुत सारी प्रथाएं चल रही थी, जैसे जमींदारी प्रथा है ना, या भूमि सुधार, इनमें बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। नवीं अनुसूची की खासियत क्या है कि नवीं अनुसूची पर सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी न्यायालय को सुनवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से सारी बाधाएं जो है ना वो दूर हो जाती हैं। अगर हम आगे देखें, एक और हमारा फैक्ट है जो इसके बारे में हमें याद रखना होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो वो हमने ली है साउथ अफ्रीका से। कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से ये प्रक्रिया हमने ली थी। कुछ और भी बिंदु है, अगर मैं आपको इसको और ठीक तरीके से समझाना चाहूँ तो आप एक बात याद रख सकते हैं कि आपको याद होगा कि एक समय था जब देश में जो आरक्षण है ना उस पर 50% पर कैप लगा रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, कहना था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता देश में। पर उस समय पर भी तमिलनाडु में आरक्षण 59 पॉइंट समथिंग था कुछ, और जो ये 50% के ऊपर आरक्षण था वो बस इसी अनुसूची में जोड़ा गया था। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुनवाई करने का अधिकार इस संशोधन के बाद में नवीन सूची में प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, हम अगर आगे देखें तो अगला जो हमारा बिंदु है वो क्या है कि 1951 में एशियाई खेलों का आरंभ किया गया। एशियाई खेल जो है ना ये नई दिल्ली से आरंभ किए गए। हमारे देश में अभी तक 2 बार एशियाई खेल हो चुके हैं। एक बार हुए हैं वर्ष 1951 में और फिर हुए हैं 1982 में। 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। एशियन गेम्स का जो नामकरण है ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। एशियन गेम जो है ना ये प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होते हैं, और इनका जो आयोजन है ना ये किसकी देखरेख में होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो परिषद है ना उसकी देखरेख में ये आयोजन किए जाते हैं। 1951 में अगर हम अगली घटना की बात करें तो 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग जो है ना इसका कार्य ये होता है कि राज्य और संघ के मध्य में जो टैक्सेस है ना उनका बंटवारा करना, कि किस राज्य को कितना टैक्स मिलेगा, केंद्र को कितना टैक्स मिलेगा, है ना। इसी तरीके से राज्यों में भी जो राज्य वित्त आयोग है उनका गठन होता है। उसमें ये तय किया जाता है, इसकी सिफारिश करनी होती है कि नगर निकाय या जो स्थानीय निकाय हैं उनके और राज्यों के मध्य में टैक्स कैसे बटेगा। तो इसी तरह से टैक्स का बंटवारा भारत में किया जाता है। और पहला वित्त आयोग जो है ना इसका गठन किया गया 1951 में। वित्त आयोग का गठन करता कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय इसका गठन करते हैं। वित्त आयोग का जो गठन है ना ये अनुच्छेद नंबर 280 के तहत किया जाता है। यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया गया है। जो पहले अध्यक्ष थे वो थे के.सी. नियोगी, इनका नाम था के.सी. नियोगी। प्रत्येक 5 वर्षों में इसका गठन होता है, ये भी आपको याद रखना है। मैंने बता दिया है कि कारण क्या है, क्यों करना होता है, चूँकि संघ और राज्य के मध्य में टैक्सेस का बंटवारा करना, ये इसका मूल कार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1951 में एक संगठन बनाया गया, संस्था बनाई गई जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। इसको हम लोग CSO ही बोलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को CSO भी कहा जाता है, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कार्य क्या है इसका, क्यों बनाना पड़ा, ये भी देख लेते हैं। इसका जो कार्य है ना ये राष्ट्रीय आय का आकलन करना, आर्थिक गणना करना और जो हमारे देश में उद्योग है ना इनका सर्वेक्षण करना। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं पर ये मूल कार्य इसके हैं। तो नेशनल इनकम जो है ना वो ये ज्ञात करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। ये पूरी संस्था इस पर काम करती है, उद्योगों का सर्वेक्षण करना वगैरह सारा काम इन्हीं का है। आगे बढ़ते हैं। 1951 में अगली घटना देखते हैं कि 1951 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताएं शुरू करी गई थी। जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताएं हैं ना इनके बारे में बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट माना जाता है। जो विजेता होता है उसको जो राशि है ना वो दी जाती है $50,000। जो विजेता होता है उसको ये राशि दी जाती है $50,000, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे देखें तो वर्ष 1951 में ये प्रतियोगिताएं शुरू करी गई, है ना। और आज तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के 6 भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो ये प्रतियोगिता जीत चुकी हैं। इसमें से कई बार ये पूछा गया है कि पहली मिस वर्ल्ड विजेता कौन है, तो उनका नाम आप याद रख सकते हैं, उनका नाम है रीता फारिया, ओके। हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको और देनी है। इन्फॉर्मेशन ये है कि वर्ष 2024 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ना इसका जो फिनाले है वो हमारे यहाँ मुंबई में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? मुंबई में। तो बहुत बड़ा इवेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में।
अगला जो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951, ये एक कानून बना था जो अभी पूछा गया था कुछ समय पहले यूपीएससी में, ध्यान से इसको देखना है। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट, इसको कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। काम क्या है, जरूरी क्या है, देख लेते हैं जरा। तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम ये बना वर्ष 1951 में। होता क्या है कि पूरे देश में कुछ सेवाएं जो है ना उनका गठन करना होता है। इनमें कुल मिलाकर के 5 सेवाएं आती हैं। सबसे पहले आता है आईएएस, ठीक है, फिर आता है आईपीएस, ओके, आईपीएस के बाद में आता है आईएफएस। आईएफएस को हालांकि बाद में जोड़ा गया था, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे जब वो ईयर आएगा पर्टिकुलर। आईएफएस हो गया। उसके अलावा कुछ सेवाएं ऐसी हैं जैसे होती है ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। उसके अलावा 4 सेवाएं हो गई। 5वीं सेवा है ऑल इंडियन मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज। इनमें जो लोग होते हैं इन सभी लोगों की नियुक्ति, चयन प्रक्रिया और जो इनका रिक्रूटमेंट है, ये सारा का सारा प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, ओके। पर हाँ, बाद में क्या किया जाता है कि इनको संघ सरकार के देखरेख में नियुक्त तो किया जाता है, पर बाद में इन्हें राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है और ये राज्यों के लिए कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कानून बना था ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। 1951 में एक और काम हुआ कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। ये कई बार एग्जाम में आया कि आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई, तो वर्ष 1951 में पहली जनगणना कराई गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं 1951 में जनसंघ की स्थापना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम आज का देखें कि आज के हिसाब से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि जनसंघ की जो संस्थापक हैं उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय। आप देखते होंगे जो वर्तमान में हमारे यहाँ पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी इन दोनों नेताओं को बहुत मान्यता देती है, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों या फिर दीनदयाल उपाध्याय हों। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्य, बहुत सारे प्लान जो है ना वो, या बहुत सारी नीतियाँ इनके नाम पर ही बनाई जा रही हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करें तो इनको संसद का शेर कहा जाता था। ये क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा कि संसद का शेर उपनाम किसका है, तो ये नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, ठीक है। ये जनसंघ के संस्थापक थे। उसके अलावा अगर हम 1946 में जाकर के देखें तो जो नेहरू गवर्नमेंट बनी थी ना, जिसको हम लोग अंतरिम सरकार भी बोलते हैं, तो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उसमें ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया होगा कि दिल्ली समझौता हुआ, ठीक है। दिल्ली समझौता से लियाकत अली और नेहरू अली समझौता भी कहा जाता है, नेहरू लियाकत समझौता बोल देते हैं। इस समझौते से आहत होकर के इन्होंने जो मंत्रिमंडल था उससे इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर बहुत सारा हिंसा वगैरह हो रही थी, इस सब चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, जहाँ पर इनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था और फिर बाद में पुलिस कस्टडी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस कारण से आपने देखा होगा 1953 में इनकी मृत्यु हुई। अगर आप ईयर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि वर्ष 1953 में, ठीक है, 1953 में इनका जो देहांत है वो हुआ था, पुलिस कस्टडी में देहांत हुआ था। आप देखते होंगे कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या कार्यकर्ता ये सब नारा लगाते रहते हैं, जैसे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, या फिर एक नारा और भी लगता है, ये नारा भी इन्हीं को डेडिकेटेड है कि एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ही डेडिकेटेड दोनों के दोनों जो स्लोगन है ये हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि जनसंघ पार्टी 1953 में बनी और भारतीय जनता पार्टी जो है ना, यहाँ नीचे देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ का उत्तराधिकारी पार्टी माना जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दोनों की दोनों राइट विंग की पार्टियां हैं, दक्षिणपंथी पार्टी इन्हें बोलते हैं। दक्षिणपंथी कुछ और भी संगठन है जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कर दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से? जैसे हिंदू महासभा का गठन कब हुआ, तो वर्ष 1915 में कुंभ प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा आरएसएस की जो स्थापना ये वर्ष 1925 में पी हेडगेवार द्वारा की गई थी नागपुर में। तो आरएसएस की स्थापना कब हुई? 1925 में, और जो स्थापना करता थे उनका नाम था पी हेडगेवार, ठीक है। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1964 में मुंबई में। तो ये जो राइट विंग के संगठन है ना, ये सारे के सारे संगठन आपको याद रखने हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वर्ष 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया, ठीक है। अगर हम भारत में देखें तो भारत में 2 सदन हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला है लोकसभा जिसे हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, और दूसरा है राज्यसभा जिसे हम कहते हैं अपर हाउस। राज्यसभा भारत का स्थायी सदन है। स्थायी सदन कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा भंग हो जाती है पर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। याद रखिएगा कि राज्यसभा के जो मेंबर्स है ना, सदस्य, उनका कार्यकाल केवल 6 वर्षों का होता है, 6 ईयर्स का, ठीक है, ये याद रखना है।
इसके अलावा आपको याद रखना है कि राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया। तो आर्टिकल नंबर 80, अनुच्छेद नंबर 80 के तहत इसका गठन किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, मैं बता चुका हूँ आपको। कुछ और डेटा देखते हैं जो इसके बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। एक डेटा ये याद रखना कि राष्ट्रपति महोदय जो है ना, उनको 12 सदस्य मनोनीत करने की अनुमति होती है संविधान के द्वारा। अगर हम उच्च सदन की बात करें यानी राज्यसभा की बात करें, तो कई बार ये क्वेश्चन बना है कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, तो आंसर होता है 12 सदस्य, ठीक है। सब मिलाकर के सदस्यों की बात करें तो राज्यों से 238 सदस्य आते हैं और उसके अलावा जो 4 सदस्य हैं ये यूटी से चुने जाते हैं, ठीक है, मनोनयन भी होते हैं। आगे हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और फैक्चुअल चीज़ आपको बताता हूँ। कई बार हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या इतिहास में जाकर के देखते हैं, तो हमारे यहाँ जितने भी गवर्नर वगैरह आए हुए हैं सबका नाम लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, कोई ये लॉर्ड वो लॉर्ड। अगर हम इंग्लिश में जाकर सर्च करें तो लॉर्ड का मतलब तो खुदा होता है, भगवान होता है। तो ये लॉर्ड शब्द कैसे यूज़ किया जा रहा है। ब्रिटेन में 2 सदन हैं, एक है हाउस ऑफ पीपल्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ पीपल्स यानी हमारे यहाँ की लोकसभा, इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं आप। और जो उनका अपर हाउस है ना, जिसे वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य होंगे, उन्हें वो लोग लॉर्ड की उपाधि देते हैं। तभी भारत में आए हुए जितने भी राज्यसभा के वहाँ के मेंबर थे ना, उन्हें लॉर्ड कह के जो है ना संबोधित किया जाता था, ठीक है, लॉर्ड इरविन। एनीवे, कलिंग पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किए गए। विज्ञान क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं और देने वाली संस्था का नाम है यूनेस्को। बड़े पुरस्कार हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि 2 तरीके से इसको आप याद रख सकते हैं कि अगर हम पूछें कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 10 नवंबर। कब मनाते हैं? 10 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो आपको पता ही है ना। तो अगर हम विश्व विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। जो 10 नवंबर की डेट है ना, इसी डेट में ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। जो कलिंग पुरस्कार है, इनकी स्थापना में हमारे जो उड़ीसा राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रहे हैं, उनका नाम था बीजू पटनायक। उनका बहुत ही योगदान था। बीजू पटनायक का योगदान इसमें कैसे था मैं समझा देता हूँ। इन्होंने बहुत सारा प्रयास किया ताकि एक ऐसा पुरस्कार बटे जिससे विज्ञान को और ज़्यादा प्रोत्साहित मिले। बहुत सारा फंड भी इन्होंने इस संस्था को दिया था। तो अभी तक अगर हम बात करें कितने लोगों को मिला है, तो कुल मिलाकर के 5 भारतीयों को मिल चुका है, जिनका नाम मुझे लगता नहीं कभी एग्जाम में पूछा गया। इसको आप डेट सही याद रखेंगे। 6 अगस्त 1952, ठीक है, को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। ये क्वेश्चन जब भी आया है तो डेट सहित आया है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, क्या कार्य होता है, समझ लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता था, जो योजना थी ना, योजनाओं का अंतिम अनुमोदन जो था वो राष्ट्रीय विकास परिषद ही करती थी। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है ये देश का प्रधानमंत्री होता, पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता था। तो भारत का जो प्रधानमंत्री वो इनका अध्यक्ष होता था। योजना आयोग में 5-5 वर्ष की योजनाएं बनती थी, इनको 5 ईयर प्लान्स बोलते थे, है ना। तो अंतिम जो अनुमोदन होता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता था। ये लोग योजनाओं के बारे में अंतिम अनुशंसा देते थे, चर्चा करते थे, उसके बारे में ही सारा कार्य इनका था। तो याद रखना, डेट सहित क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 1952 में परिवार नियोजन अपनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, ठीक है। वो बात अलग है कि हमने इसमें काम कोई नहीं किया था। 1952 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताएं शुरू हुई, ठीक है। मिस वर्ल्ड हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं मिस यूनिवर्स की। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिताओं के जो विजेता होते हैं ना, जो महिलाएं इस पुरस्कार को जीतती हैं, उन्हें कुल मिलाकर के $70,000 का पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें कितनी भारतीय महिलाएं ये पुरस्कार जीत चुकी हैं, तो अभी तक कुल मिलाकर के 3 भारतीय महिलाओं ने ये पुरस्कार जीता है। वर्ष 1994 में ये पुरस्कार सुष्मिता सेन ने जीता था, ठीक है, 1994 में, 1994 में, ठीक है, ये पुरस्कार जीता सुष्मिता सेन ने। उसके अलावा अगर हम बात करें कि सन 2000 में ये पुरस्कार जीता गया दोबारा लारा दत्ता के द्वारा, सन 2000, ठीक है। उसके अलावा अगर आगे बात करें तो 2021 में यही पुरस्कार जीता था हरनाज संधू ने, 2021 में। अगली जो घटना है कि 1952 में नेहरू बोट रेस ट्रॉफी का आयोजन प्रारंभ किया गया। एक जगह है केरल में जिसको अलाईपुझा कहते हैं, कई जगह पे इसको अलापुझा भी बोल देते हैं। तो इस जगह पर नेहरू बोट रेस ट्रॉफी जो है ना, इसका आयोजन प्रारंभ करवाया गया, ठीक है। तो ये बहुत एग्जाम में आता है और आप में से अगर किसी को ये पता हो, हालांकि मैं बताऊंगा, लास्ट में आपको बता दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसका आयोजन किस झील में किया जाता है। ये क्वेश्चन अभी तक 2 तरीके से एग्जाम में दिखा है। एक तो कि इसका आयोजन कब शुरू किया गया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा था कि ये किस झील में ये बोट रेसिंग जो है ना, इसका आयोजन किया जाता है। और याद रखिएगा कि बहुत सारी मूवीज़ में, भारत में बहुत सारी मूवीज़ बनती है ना, उन मूवीज़ में यहाँ के सीन जो है ना वो दर्शाए जाते हैं कि बोट रेस हो रही है वगैरह वगैरह। तो याद रखना, बताना इसके बारे में, कमेंट में लिखना जरा। आगे देखते हैं, वर्ष 1952 में जो है ना, पहले आम चुनाव हुए। आम चुनाव की बात करें, 1951 में आम चुनाव जो है ना वो स्टार्ट हुए और 52 में इनका रिजल्ट आया था, 52 में परिणाम आया।
और स्पष्ट था कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनकी सरकार यानी कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, है ना। तो याद रखना, पर याद रखना 1951 टिक मत लगाइएगा। अगर पूछा जाता है कि आम चुनाव कब हुए थे तो वर्ष 1952 ही सही आंसर माना जाता है, ठीक है। 1952 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई, ठीक है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई। हिंदुस्तान शिपयार्ड क्या होता है, यहाँ पर क्या कार्य किया जाता है? सबसे पहले समझ लो कि भारत सरकार का उपक्रम है, ठीक है, भारत सरकार का ये जॉइंट वेंचर है। अब तो शायद पीपीपी भी इसमें लागू है। अगर हम आगे देखें तो इसमें मूल मतलब इसका मूल कार्य क्या है, क्या क्या कार्य यहाँ पर होते हैं? तो जहाज हो गए, ठीक है, शिप जिन्हें कहते हैं, या सबमरीन हो गई, पनडुब्बियाँ, इन सब की का निर्माण भी होता है यहाँ पर, मरम्मत भी होता है और डिज़ाइनिंग भी इनकी यहाँ पर की जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि भारत सरकार का उपक्रम है तो अक्सर कर एग्जाम में दिख जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1952 की कुछ और भी घटनाएं हैं जिन्हें हमें देखना है। जैसे 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को आरंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, इसको जरा देखते हैं, क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता थी इनकी। मूल कार्य ये था, देखो भारत में जो अधिकांशतः आबादी है ना वो कहाँ रहती है, वो गांव में रहती है। आज भी अगर हम देखें तो आज़ादी का इतना समय हो चुका है, उसके बावजूद भी आज भी देश में जो ग्रामीण आबादी है वो सर्वाधिक है। मोर देन हाफ, मतलब 50% से अधिक आबादी अभी भी गाँव में रहती है। यदि गांव विकसित होते हैं तो देश स्वतः ही विकसित हो जाएगा, चूँकि आधी आबादी है। तो बस केवल उद्देश्य यही था वर्ष 1952 में कि ग्रामीण जो जन भागीदारी है ना उसको बढ़ाया जाए, चाहे विकास के कार्य हों, ठीक है, यानी उनको मुख्य धारा में लाने का कार्य करना था। तो कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए थे, उन्हीं कार्यक्रमों को नाम दिया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, एग्जाम में तमाम बार दिखा है। 1952 में अगली घटना, हाइड्रोजन बम का पहला सफल परीक्षण अमेरिका ने किया, यूएसए ने किया था, ठीक है। इसके आविष्कारक यानी हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है? डॉक्टर एडवर्ड टेलर इसके आविष्कारक थे। इसे दो चीज़ें एग्जाम में ध्यान रखनी है, एक तो इसका ईयर याद रखना है कि इसका परीक्षण कब किया गया था, है ना। दूसरा क्या याद रखना है कि जो हाइड्रोजन बम है ना, इसकी बात करें तो ये परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली होता है। ये भी बात याद रखना है हमें, ठीक है। तो पहला अगर सफल परीक्षण की हम बात करें तो वर्ष 1952 में अमेरिका के द्वारा ये परीक्षण किया गया था हाइड्रोजन बम का। वर्ष 1952 में एक और घटना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएफसी की स्थापना की गई। सीबीएफसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। 1952 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। आप देखते हैं कि देश में बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ा उद्योग है भारत में। इस उद्योग में क्या होता है कि जो मूवीज़ बनती है ना उनको अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप साइड में देखोगे तो अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं। इसको बाद में सेंसर बोर्ड भी कहा जाने लगा, ठीक है। 1983 में इसका नाम बदल दिया गया था और सेंसर बोर्ड के नाम से इसे बोलने लगे थे। याद रखिएगा कि चाहे वो सीबीएफसी को सेंसर बोर्ड कहने लगे, सेंसर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। अच्छा, केवल मुंबई में इसका हेडक्वार्टर तो नहीं है, ये बात नहीं कही सकती है। मुंबई से हाँ ऑपरेट जरूर करते हैं, सभी जगहों पर कंट्रोल नियंत्रित रखते हैं, पर इसके अलावा इनके 9 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। आप देखते हैं भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय मूवियाँ बनती हैं, उनको सर्टिफिकेशन केवल मुंबई से थोड़ी मिलेगा। तो 9 इनके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इनका मूल कार्य, सेंसर बोर्ड का मूल कार्य क्या है कि मूवीज़ को प्रमाण पत्र देना। कौन कौन सर्टिफिकेट देते हैं लोग? यू सर्टिफिकेट देते हैं अगर ऐसी मूवी है जो सभी आयु वर्ग के लोग देख सकते हैं, मतलब इसमें हिंसा नहीं है, ठीक है, या इंडिसेंसी यानी अश्लीलता नहीं है, तो उसको उस मूवी को जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको कहते हैं यू सर्टिफिकेट। यूए किसको मिलता है? ऐसे मूवी जिसको 12 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बनाया गया है, यानी जिसमें हल्की फुल्की हिंसा है या कुछ ऐसा है जो संवेदनशील है, बहुत कम मात्रा में है, तो इसको हम यूए सर्टिफिकेट देंगे, ऐसा मानते हैं लोग। अगर हम देखें ए सर्टिफिकेट, ये केवल उनको दिया जाता है जो मूवी अडल्ट के लिए बनाई जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रखिएगा। 1983 में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, सेंसर बोर्ड बना था। इससे पहले इसी संस्था का नाम था सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। 1950 में लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सैफुद्दीन किचलू बने। सैफुद्दीन किचलू बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उससे पहले इन्हीं की गिरफ्तारी हुई थी और इन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर के वहाँ पर जनसभा चल रही थी जब वहाँ पर गोली चला दी गई थी जलियांवाला बाग में, पंजाब में, है ना। तो सैफुद्दीन किचलू को ही अरेस्ट किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है। तो शांति पुरस्कार कौन सा? लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन है। लेनिन शांति पुरस्कार जो है ना वर्ष 1949 में सोवियत यूनियन द्वारा प्रारंभ किया गया था। शुरुआत में देखा होगा आपने, जब पढ़ेंगे मेरे साथ में तो आप ये पाएंगे कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ना वो कहाँ से आया था? सारा का सारा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर था सोवियत यूनियन का, ठीक है। सोवियत यूनियन का उत्तराधिकारी रसिया को मानते हैं, ये बात सच है, पर सोवियत यूनियन था, ठीक है। दे नेवर लीव दियर फ्रेंड्स। 1991 में टूट गया, वो अलग है।
तो मैं कभी इसके बारे में ओपनली बात करूँगा कि सोवियत यूनियन में और रसिया में क्या फ़र्क आ गए हैं। बहुत सारे बदलाव हैं, बहुत सारे चेंजेज़ हैं। सोवियत यूनियन अलग था, है ना, भारत के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग था, और रसिया का दृष्टिकोण अलग है। ठीक है, हम इस पर कभी चर्चा करेंगे, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको समझाऊंगा। अच्छा हाँ, अगर लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पूछी जाए तो अरुणा आसफ अली हैं। वर्ष 1964 में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आते हैं वर्ष 1953 में। 1953 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए हैं। जैसे क्या हुआ कि वर्ष 1953 में संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना की गई। संगीत नाटक अकेडमी की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी कलाएं हैं, भारत तो कलाओं के लिए ही जाना जाता है ना। तो जैसे हमारे यहाँ नृत्य है, नाटक है, संगीत है, आदि कलाओं को प्रमोट करना, है ना, उसको लेकर के संस्था बनाई गई थी। मूल काम इसका यही है, नृत्य को, नाटक को, संगीत को, इनको प्रमोट करना मुख्य कार्य है। अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ष 1953 में ही एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उन्होंने एवरेस्ट को जीता था, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष एवरेस्ट को फतेह किया गया था, तो वर्ष 1953 है, जब एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग ने इसे फतेह किया था। एक बार मुझे क्वेश्चन और भी दिखा है, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे क्वेश्चन एक तरह से और भी दिखा था। पूछा गया था कि इनकी नेशनलिटी क्या है, मतलब राष्ट्रीयता क्या है। तो इसमें से एडमंड हिलेरी की राष्ट्रीयता पूछी गई थी। आप शेरपा तेंजिंग की राष्ट्रीयता भी याद रखना कि कहाँ से है, किस कंट्री से आते हैं। एडमंड हिलेरी जो है ना वो न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ है? न्यूजीलैंड के थे। अगर हम बात करें शेरपा तेंजिंग की तो ये नेपाली थे, है ना। शेरपा सब कहाँ है? पहाड़ी हैं, हमारे यहाँ पर नेपाल से आते हैं, है ना। इनका हमारी सेना में बहुत योगदान है। तो याद रखिएगा कि एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग जो है ना, इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था। अगर हम अगला देखें, वर्ष 1953 में यूएनजीए की यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्षा जो है ना वो विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी। कौन बनी थी? विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी। विजयलक्ष्मी पंडित कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की बहन है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी विजयलक्ष्मी पंडित। ओके, विजयलक्ष्मी पंडित की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में, क्योंकि नेहरू फैमिली प्रयागराज में ही बेस्ड थी, प्रयागराज में ही रहते थे। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। एक मेरे दिमाग में कुछ डेटा और भी आ रहा है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ जरा। आपने एक नाम सुना होगा, एक लेखिका है भारत में, बहुत बड़ी लेखिका, जिनका नाम है नयनतारा सहगल। ठीक है, नयनतारा सहगल। इनकी एक पुस्तक भी है जो एग्जाम में तमाम बार आई है, अ वॉइस फॉर फ्रीडम। ठीक है, एक और भी इनकी पुस्तक है जिसको लेकर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, रिच लाइक अस, है ना। और ये एक बार और चर्चा में आई थी, किस बात को लेकर के? वर्ष 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट बनी है, 14 में सरकार आई थी, 15 में अवार्ड वापसी जो है ना वो शुरू हो गई देश में। बहुत सारे साहित्यकार जो थे उन्होंने अपने जो पुरस्कार थे वो वापस करना शुरू कर दिया था, उनमें इनका भी नाम था। अब बात करते हैं कि लिंक क्या है, इसकी चर्चा अचानक कहाँ से हो गई। तो जो नयनतारा सहगल है ना वो विजयलक्ष्मी पंडित जी की डॉटर हैं, इनकी बेटी हैं। तो इस वजह से आप इनको याद रख सकते हैं, ये पूरी चेन है। तो मेरा काम यही है कि मैं इस चेन को समझाना चाहता हूँ आपको, कि आप लिंक बिठा पाएँ ठीक से चीज़ों को। इतनी बात आपको याद नहीं रखनी है, केवल ये याद रखना है कि हाँ ये उसी चेन से आते हैं। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जब हम ईयर्स पढ़ें ना, सन पढ़ें, तो उस वर्ष में हुई सारी घटनाओं को एकदम घोल के पी लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम सुलझा हुआ डेटा होगा, ठीक से आप चीज़ों को जान पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। और यकीन मानिए बहुत ढूंढने के बाद भी पूरे इंटरनेट पर इस तरह का वीडियो मौजूद नहीं है, मैं ये बात ठीक से जानता हूँ। तो अगर आप वैल्यू करना चाहते हैं हाँ मेरी इस मेहनत को, तो कमेंट में इस बारे में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो आपस में, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा बच्चों में। ओके, वर्ष 1953 में राज्य गठन आयोग जो है ना ये फजल अली की अध्यक्षता में बना। राज्य गठन आयोग क्या है? जब देश बना तो राज्यों का गठन प्रारंभ किया गया कि कोई भी राज्य जो है ना वो कैसे गठित किया जाएगा, सीमाएं कहाँ पर होंगी, कहाँ कहाँ से कितना कितना रहेगा, ये इसका आरंभ किया गया था। पर विशेष बात क्या है? विशेष ये है कि 1953 से लेकर के 1956 तक इस जो आयोग है ना इसका बहुत विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि एक व्यक्ति है जिनका नाम था श्री रामल्लू, उनका नाम था। तो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मद्रास में 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनका निधन हो गया, देहांत हो गया। तब सरकार दबाव में आई और इनकी मांग क्या थी? मांग इनकी ये थी कि राज्य जो है ना उनका गठन भाषाई आधार पर करिए, भाषाई आधार पर इनका गठन करो। तो वर्ष 1956 में जो राज्य गठन आयोग है ना इसे पुनः गठित किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से। हालांकि अध्यक्ष दोनों में सेम थे, यहाँ भी फजल अली हैं और यहाँ भी फजल अली हैं। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्य बनने की मांग उठी थी, इस कारण से ये
पुनर्गठन बना था। याद रखना, राज्य गठन आयोग पूछा जाएगा वर्ष 1953 लगाएंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा जाएगा तो 1956 लगाएंगे। अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में हुआ था? दोनों बार फजल अली है, कई बार इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। एक और भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है कि पहला राज्य भाषाई आधार पर जो बना वो कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। हालांकि आंध्र प्रदेश अब 2 टुकड़ों में बट चुका है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वर्ष 2014 में तेलंगाना इससे अलग हो गया था। आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। किसका गठन हुआ? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मैं इसको इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ कि एक को अगर बार बार रिपीट किया जाए तो बहुत सारा डेटा आपको यहीं पर याद हो जाए। जब आप इसको पढ़ें या बार बार 1-2 बार देखें, 3 बार देखें तो ये आपको ठीक से दिमाग में सेट हो जाए अच्छे से। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 340 का जो पहला वाला सेक्शन है, आर्टिकल नंबर 340 का जो फर्स्ट वाला सेक्शन है ना, वो इसके बारे में बात करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? देखो, भारत में बहुत सारे लोग जो थे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े थे। इनकी पहचान करना, ठीक है, इन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराना, ये हमारा कर्तव्य था। इसी को करने के लिए ये आयोग बनाया गया था। ठीक है, जो सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका ये है जो एग्ज़ाम में दिखेगा, बहुत जगहों पर तो दिखा है पहले भी, मैं फिर बताता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष जो थे वो, या किसकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था, तो उनका नाम आप नोट कर लीजिएगा कहीं। तो इनका नाम है काका साहेब कालेकर। याद रखिएगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन था वो काका साहेब, ठीक है, काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में हुआ था। ओके, आगे देखें 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई। यूजीसी क्या है? इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ग्रांट मतलब क्या होता है? ग्रांट मतलब होता है मदद, यानी जो धन के फॉर्मेट में जो पैसा दिया जाता है ना किसी संस्था को, और फिर वो पैसा वापस नहीं लेते, कर्ज नहीं होता है, ये पैसा दे दिया जाता है विकास के लिए, है ना, ताकि आप और अच्छा बेहतर काम करो। ग्रांट बोलते हैं। जैसे भारत बहुत सारे कंट्रियों को, पड़ोसी देशों को ग्रांट मुहैया कराता रहता है। भूटान को हम ग्रांट देते हैं, नेपाल को ग्रांट पहुँचाते हैं, मालदीव को भी ग्रांट पहुँचाते हैं, है ना। हालांकि वो बात अलग है कि वो आसान फरामोश हो गए कुछ समय से मैं देख रहा हूँ। खैर, आगे देखेंगे तो वर्ष 1953 में बात करें तो यूजीसी की स्थापना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। एक अधिनियम आया था 1956 में, जिसको अधिनियम को लाने के बाद में इसे वैध यानी कानूनी बनाया गया था। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। जो यूजीसी है ना, ये संस्थान तो बना था 1953 में, पर जो इसको लेकर कानून आया था वो 1956 में आया था। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं, इनमें बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है, बच्चे भूल जाते हैं बार बार। कभी 56 दिखता है उनको किसी जगह लिखा हुआ, किसी को उनको 53 दिखता है। तो एक्चुअलिटी कुछ यही है कि 53 में जो संस्थान है यूजीसी वो बना, और 56 में अधिनियम आया था, अधिनियम लाया गया था इसको कानूनी वैध बनाने के लिए। हेडक्वार्टर दिल्ली है, ये याद रखिएगा। कार्य क्या है? तो यूजीसी का जो कार्य है ना, इसका कार्य है जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं इनको मान्यता देना, है ना, और इनको ग्रांट पहुंचाना यानी पैसे की मदद करना, है ना, और जो भी यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है उसको और अधिक प्रमोट करना और अधिक ग्रांट देना। साथ ही साथ जो कैरिकुलम होता है ना, जो पाठ्यक्रम है, उसमें भी इनकी भागीदारी होती है। ये सारे के सारे काम यूजीसी के हैं। तो यूजीसी जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर हम एक बात और को आपको समझाएं कि यूजीसी जो है ना, इसको लेकर के किस आयोग ने सिफारिश की थी, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। किसने? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इस आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वर्ष 1953 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना करी गई, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री क्या है? ये यहाँ पर क्या होता है कि रेल कोच बनाए जाते हैं, जो रेल यात्री कोच है ना, उनका उत्पादन किया जाता है। आप देखते होंगे करंट में एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है जिसे कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, है ना। वंदे भारत ट्रेन जो है ना, वो इसी फैक्ट्री में बनती है, यहीं पर उसका निर्माण किया जाता है। तो ये जो फैक्ट्री है हमारी 1953 में बनाई गई थी। मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ, वर्ष 1951 से लेकर के 52 में चुनाव हुए और यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं शुरू कर दी गई। ठीक है, 51-52 के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कृषि के ऊपर बेस्ड थी, सारा फोकस हमारा कृषि पर था और उद्योगों पर फोकस था, सभी चीज़ों पर फोकस था, पर उद्योगों पर बहुत कम था। लेकिन जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था भारी उद्योग लगाने पर। ठीक है, तो उसी में 1953 में इसकी स्थापना की गई। और इन्होंने जो कार्य है ना भाई, स्थापना करते ही कार्य थोड़ी फैक्ट्री शुरू कर दी थी, उसमें बहुत सारा काम करना होता है। तो जो नेक्स्ट 5 ईयर है ना, उनमें इसने काम अपना शुरू किया, जो कि बहुत, पर एग्जाम में 1953 ही आता है, ध्यान रखना। 1953 में एक और बड़ी घटना हुई है, विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। विमान कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो आप देखते हैं कि भारत में
जो विमान कंपनियां है ना, जैसे अभी आपने कुछ चीज़ें सुनी होंगी इनके बारे में कि जो इंडियन एयरलाइंस है या एयर इंडिया है, ये जो है ना इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टाटा एयरलाइंस हमारे यहाँ पर पहली एयरलाइंस थी, ठीक है, और JRD टाटा देश के पहले पायलट थे, सब लोग जानते हैं। तो 1953 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना करी गई, तब ये प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी। और मैं बता चुका हूँ कि हम लोग सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में थे। सोवियत यूनियन की विचारधारा कैसी थी? उनकी विचारधारा जो थी वो समाजवादी थी, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को ऑपरेट कराते थे, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है कि इसमें ज़्यादा अधिक से अधिक जो चीज़ें होती हैं ना वो सरकार के अधीन होती हैं, गवर्नमेंट्स के अधीन होती हैं। जैसे यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के आधार पर प्राइस तय नहीं होंगे, प्राइस समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में तय होते हैं। सरकार को लगता है कि नहीं, जनता को इस प्राइस पर चीज़ मुहैया करानी चाहिए तो मुहैया करा देंगे वो, है ना। रूल सप्लाई का और डिमांड का लागू नहीं होता उस पर। तो उस समय पर विमानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करते ही जो कंपनी थी वो सरकारी हो गई, गवर्नमेंट के अधीन आ गई। अब गवर्नमेंट उस पर नीतियाँ बनाने लगी, ठीक है। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था वो जो समय था, उस समय पर हमारा जो झुकाव था वो सोवियत यूनियन की ओर ज़्यादा था, यानी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम लेकर के साथ साथ चल रहे थे, ठीक है। और अब हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं? अब हम पूंजीवाद की ओर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। किधर बढ़ रहे हैं? पूंजीवाद की ओर। देखो, आपको पता होगा 1991 में जो नरसिम्हा राव सरकार थी ना, वो LPG सुधार लाई थी, ठीक है। LPG सुधार आप जानते होंगे, L मीन्स लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सुधार जो थे इनमें प्राइवेटाइजेशन आया था। मीन्स क्या हुआ कि निजीकरण करना है। बहुत सारी कंपनियां जो है ना जिनको सरकार, अच्छा हालांकि काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक भी हैं, ये ठीक ऐसे हैं। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का कार्य क्या है? गवर्नमेंट का केवल एक कार्य होता है, वो क्या है? गुड गवर्नेंस, है ना। तो गवर्नमेंट जो है ना वो केवल गुड गवर्नेंस पर काम करे, और जो शेष कार्य है वो जो प्राइवेट फर्म्स हैं या भारत में जो आम जनता है उस पर छोड़ दिया जाए कि वो कैसे कॉम्पीट करते हैं। देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं धीरे धीरे ग्रो करती हैं और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो तेज़ी से ग्रो करती हैं, और हम कहाँ हैं? हम इनके बीच में हैं। ना हम समाजवाद में हैं, ना हम पूंजीवाद में हैं, दोनों के बीच में कहीं आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अस्पताल सरकारी भी हैं और हमारे यहाँ अस्पताल प्राइवेट भी हैं। हमारे यहाँ सरकारी बसें भी चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं, दोनों तरीके की चीज़ें हैं। सरकारी स्कूल भी हैं और प्राइवेट स्कूल भी हैं, ठीक है। चलिए, तो 1953 में हम लोगों ने सारा का सारा डेटा देख लिया है। अब आते हैं 1954 की ओर। वर्ष 1954 में देखें तो वर्ष 1954 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे हम लोग भारत रत्न कहते हैं, इसकी स्थापना की गई वर्ष 1954 में, ठीक है। 2 जून की घटना है, 2 जून 1954 को ये पुरस्कार जो है ना स्थापित किया गया था। और ये पुरस्कार एग्जाम में आता है कि सबसे पहले किसे दिया गया? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन, देश के पहले उपराष्ट्रपति महोदय, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। फिर हालांकि एक साथ इसी वर्ष 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। उनमें से डॉक्टर S राधाकृष्णन है, उसके अलावा सी राजगोपालाचारी हैं और CV रमन हैं। पर जब भी पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, तो नाम आएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक नाम मैंने आपको बोला है, यहाँ पर आप नीचे डेटा देखोगे तो वर्ष 1954 में जो डॉक्टर S राधाकृष्णन है ना, ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उसके अलावा सी राजगोपालाचारी को पुरस्कार मिला था और CV रमन को मिला था। एक क्वेश्चन मुझे बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि महात्मा गांधी किस व्यक्ति को कॉन्शियंस कीपर कहकर बुलाते थे, ठीक है। उसका आंसर इसी स्लाइड में है। मैं आप अगर ऑप्शन चाहेंगे तो बता दूंगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन को, या सी राजगोपालाचारी को, या CV रमन को, ठीक है। उसके अलावा किसको? उसके अलावा तो कोई नाम स्लाइड में है नहीं। चलो कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न जो है ना, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1954 में एक और घटना हुई, पद्म पुरस्कार, चाहे वो पद्म विभूषण हो या पद्मश्री हो, इनकी भी शुरुआत की गई, इनका भी प्रारंभ किया गया था। तो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गणतंत्र घोषित किए जाते हैं पुरस्कार, और इनको राष्ट्रपति महोदय जो है ना वो देते हैं इस पुरस्कार। वर्ष 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इनका भी प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इन्हें कौन प्रोवाइड कराता है? तो इन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है ना। अच्छी जो उम्दा फिल्में होती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। पर एक बात याद रखिएगा कि फिल्म क्षेत्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट को लेकर दिया जाता है। हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखना, क्या कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कितने कैटेगरी में बांटे जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 6 कैटेगरी हैं, 6 कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है। कैटेगरीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बारे में। वर्ष 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। ललित कला अकादमी की स्थापना क्यों करनी पड़ी? देखो यहाँ क्या चाहते थे इससे हम
चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, भारत में बहुत सारी कलाएं ना, भारत तो कलाओं का ही देश है, इन्हें प्रमोट करना था। इनको प्रमोट करने के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना हमें करनी थी। तो अगले सेक्शन पर आते हैं। वर्ष 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की भी स्थापना की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, ये साहित्य, संस्कृति, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्मश्री के तीनों सेक्शन, तीनों पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। उसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ललित कला अकादमी की स्थापना, साहित्य अकादमी पुरस्कार या साहित्य अकादमी की स्थापना। ठीक है, ये सारा का सारा एक ही स्लाइड में दिख रहा है आपको। इसको याद करना बहुत बेहद ईजी होगा आपके लिए अगर आप इसको ठीक से समझ पाएंगे। तो हम अभी बात कर लेते हैं 1954 में साहित्य अकादमी की जो स्थापना की गई, इसका मूल कार्य क्या था। नीचे कार्य के बारे में लिखा है कि साहित्य को और संस्कृति को प्रमोट करना, इसे बढ़ावा देना, ताकि इसका संरक्षण अच्छी तरीके से किया जाए, साहित्य का भी और संस्कृति का भी। ठीक है, अगर हम बात करें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना, कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, 24 लैंग्वेजेस में। 24 भाषाओं की आप बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि यार संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 22 ही भाषाएं हैं, ये 2 भाषाएं अतिरिक्त कौन सी हैं। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में है, उसमें जो पड़ी हुई 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं को और साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी भाषा को, याद रखना, राजस्थानी भाषा को भी ये पुरस्कार अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब मिला करके 24 भाषाओं में पुरस्कार जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं, 50,000 रुपीज़। साहित्य अकादमी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। HQ कहाँ है, तो रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। वर्ष 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की गई खड़गवासला, पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, बड़ी संस्था है हमारे यहाँ की। कार्य क्या करती है, भारतीय सेना हो, भारतीय नौसेना हो या वायुसेना हो, इनके कैडेट्स को प्री कमीशन करना, प्रशिक्षण देना, ठीक है, ट्रेन करना, ये सारे के सारे कार्य नेशनल डिफेंस एकेडमी की हैं। ठीक है, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी खड़गवासला में। खड़गवासला कहाँ है, तो पुणे में है, याद रखना। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। बहुत बड़ा काम था ये। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना करने का मतलब क्या हुआ, इसका पहले तो इसका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कार्य क्या था इसका, क्यों किया गया था इसकी स्थापना। देखो, परमाणु ऊर्जा आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा एवरलास्टिंग ऊर्जा होती है। परमाणु ऊर्जा तकनीक जो है ना, उसको और ज़्यादा विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा का और अधिक अच्छी तकनीक के साथ कैसे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा में पॉल्यूशन कम होता है और ये बहुत लंबे समय तक टिकने वाली ऊर्जा होती है। 1 ग्राम यूरेनियम से जितनी विद्युत बनती है ना, उतनी 12,500 टन कोयले से ऊर्जा बनती है। ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में ऊर्जा जनरेट करने में। तो तकनीक का कैसे कैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना करी गई। हेडक्वार्टर अगेन बताता हूँ कहाँ है, मुंबई में, याद रखिएगा इसे। 1954 में अगर हम देखें तो BARC यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। हेडक्वार्टर का है तो ट्राम्बे, महाराष्ट्र में, याद रखना। 1954 में इसकी स्थापना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से कहते हैं। ट्राम्बे, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना जो है ना, ये संस्था है। इसके बारे में हम आगे बार बार बात करेंगे, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, चलिए नीचे अगर आप देखेंगे तो भारत रत्न या सभी पद्म पुरस्कार, परमवीर चक्र, ऊपर बात हो चुकी है परमवीर चक्र की। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये सभी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। ललित कला अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी जो है ना, ये पुरस्कार या जो अकेडमी है ना, इसकी बारे बात करें तो ये रविंद्र भवन नई दिल्ली से ऑपरेट होते हैं। यहीं इनका हेडक्वार्टर भी है और यहीं से ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसा रहा एक्सपीरियंस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप फॉर द बेस्ट।